नमस्कार दोस्तों, 8 PM में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी। दोस्तों, जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ है, हम एक नतीजे पे पहुंचना चाहते हैं कि इस किसान आंदोलन का क्या होगा। इसके साथ ही जो हरियाणा की सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, उनकी रातों की नींदें उड़ी हुई हैं और इस जो दिक्कत है, इसमें जो परेशानी है, इसमें वो तरह तरह की परेशानियां खुद के लिए खड़ी कर रहे हैं। जैसे अभी जेपी दलाल जी ने कहा कि किसानों की मौत वैसे भी होनी थी, तो उस पर एक अलग बवाल मचा हुआ है। हम सारे मुद्दों पे चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं युवा कल्याण संगठन के प्रदेश अध्यक्ष और हरियाणा की राजनीति में 1990 से बहुत ही सक्रियता से जुड़े हुए हैं और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। कमल प्रधान जी का स्वागत है आज चर्चा में। सबसे पहले तो धर्मेंद्र कुमारी जी का मैं धन्यवाद करता हूं कि आप ऐसे जो मुद्दे हरियाणा प्रदेश से जुड़े हुए हैं उनको बड़ी बारीकी से आप विश्लेषण करते हैं और कई विश्लेषण आपके बहुत सटीक और अच्छे होते हैं और समाज हित में होते हैं, तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अब आपने जो क्वेश्चन किया है कि इस किसान आंदोलन का क्या रहेगा, ये सबसे बड़ा सवाल आज बन चुका है। देखिए, कभी ऐसा वक्त आता है इंसान के या किसी भी कौम के लिए, तो किसान कौम के लिए ये वक्त ऐसा आ गया जिसको किसान कौम अपनी लड़ाई, अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है जी। क्योंकि जब से हमारा प्रदेश और देश आज़ाद हुआ है और प्रदेश नया बनाया है 1966 के बाद में, या पंजाब हरियाणा जो भी किसानी करते हैं जी, वो आज किसानी इतनी मतलब जर्जर हालत में है जी। कि आप गांव में जाके देखोगे ना तो किसान इतना कमज़ोर है, वो अपने बच्चों की फीस नहीं भर सकता। अगर उसने अपनी बेटी की शादी करनी है तो पैसा मांग के लाता है। और उसने ऐसा कोई किसान नहीं है जिसने अपनी केसीसी नहीं बना रखी या बैंक से लोन या साहूकारों से लोन नहीं ले रखे हो। कर्ज में तो सभी हैं। हालात इतनी बुरी है। प्रधान जी, ये तो आंदोलन तो इसी वजह से खड़ा हुआ है। ये इस आंदोलन का आधार ये है कि जो 3 कृषि कानून हैं, उनसे किसानों को ये डर लगा कि हम कर्ज में तो हैं ही पहले से, कहीं हमारी ज़मीनें ना छिन जाए। तो अब जब ये आंदोलन इतना बड़ा हो चुका है, तो अब सवाल ये है कि मोदी सरकार का जो रवैया है वो साफ साफ दिख रहा है कि 3 कृषि कानून वो वापस नहीं लेने जा रहे हैं। उन्होंने साफ कहा है। इधर से किसानों ने आंदोलन में और जोर पकड़ रखा है। तो आखिर में इसका नतीजा क्या होगा? मतलब ना इधर से कोई मान रहा है, ना उधर से कोई मान रहा है। देखिए धर्मेंद्र जी, जब से किसान अपनी मांग काफ़ी टाइम से उठा रहे हैं, यानी 1950 के बाद में किसान ने अपनी मांग लगाया है कि MSP C2 लागू करो और ये कृषि कानून है जो है इनको रद्द करके या फिर कमेटी बनाओ, किसानों को शामिल करो, फिर आप कानून बना दो। किसान तैयार है, उसमें किसान शामिल होने चाहिए, किसान की सहमति से कानून होने चाहिए, ये नहीं कि अपना आप थोपे हो किसान। प्रधान जी, अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस किसान आंदोलन ने हरियाणा की जो सरकार है उसकी नींद उड़ा रखी है और सबसे ज़्यादा जो नाराज़गी है किसान समुदाय में, वो दुष्यंत चौटाला को लेके दिखाई दे रही है। आपने लंबे समय तक राजनीति में आपका दखल रहा है, अब भी आप सक्रियता है। आप दुष्यंत चौटाला का क्या भविष्य आप देखते हो इसमें? देखिए, दुष्यंत चौटाला ने जो पार्टी बनाई थी और उसके पीछे लोग इसलिए जुड़े थे कि उन्होंने चौधरी देवीलाल का नाम आगे किया था जी। और निसंदेह चौधरी देवीलाल बहुत अच्छे नेता थे, बहुत कद्दावर नेता थे। किसानों की भलाई के लिए उन्होंने कई बार अपना त्याग पत्र भी दिए, राजनीति के बड़े से बड़े पद को ठोकर मारी। तो जो वर्ग था किसान का, वो पूरी तरह दुष्यंत के साथ जुड़ गया था। और दुष्यंत ने जो बात कही थी कि मैं चौधरी देवीलाल के पद चिन्हों पर चलूंगा और चौधरी देवीलाल जैसे आदर्श को अपनाऊंगा। अब ये जैसे 3 कृषि कानून आए, इसके अंदर उन्होंने जिस प्रकार से बैकफुट पे गए हो और चुप हो गए। जैसे अजय सिंह चौटाला का बयान आया था कि उसका इस्तीफा मेरी जेब में। क्या जेब में है उनके? नहीं, उनके जेब में क्या उनकी इतनी चलती है कि उनके बेटे उनके कहने से? देखो, उनका वो पर्सनल मामला है, मैं उसके बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहता क्योंकि ये उनका व्यक्तिगत मामला है। लेकिन जेब में इस्तीफा करेंगे क्या? उस इस्तीफा को दे देना चाहिए। और मैं कहता हूँ कि सत्ता, जैसे आज मैं अभी टीवी पर देख रहा था, एक वीडियो आई हुई थी कि चौधरी धर्मवीर ने कहा कि मैं ना, नहीं, उस पर मैं आऊँगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो जेब में इस्तीफा है वो सिर्फ कहने की बात है, कोई देगा नहीं। और उनको ये भी पता है कि किसान नाराज हैं, लेकिन वो सत्ता से हटने का मुंह नहीं छोड़ पाएंगे। मैं कहता हूँ अगर सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल किसी नुकसान हो, राजनीतिक नुकसान किसी का होगा, वो दुष्यंत चौटाला को होगा। मतलब ये चाहे किसान आंदोलन का कुछ भी रहे, आने वाले समय में इसका भुगतान करना पड़ेगा। जबरदस्त नुकसान होगा क्योंकि जो किसान था ना, वो चौधरी देवीलाल
के हिसाब से उनका स्वरूप देखते थे कि तो इस मामले में तो फिर अभय चौटाला ठीक रहा है। अभय चौटाला ने जो कह के दिखा दिया, अभय चौटाला जो कहते हैं ना, जब अभय चौटाला सत्य है, वो वास्तव में अगर चौधरी देवीलाल का कोई असली वारिस है चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के बाद में, उनके तो अभय से साबित कर दिया। अच्छा, अब एक कृषि मंत्री हैं हमारे जेपी दलाल जी, और वो लोहारू हल्के से विधायक भी हैं, जो कृषि में बिल्कुल पिछड़ा हुआ इलाका है। वो खुद भिवानी के गुस्खानी गांव में जन्मे हैं। उनका ये कहना कि किसान तो वैसे भी मरने थे घर पे, मतलब ये नेताओं को हो क्या क्या गया है हरियाणा के नेताओं? जब से किसान अपनी मांग काफ़ी टाइम से उठा रहे हैं, यानी 1950 के बाद में किसान ने अपनी मांग लगातार उठाते रहे जी। जो पीछे सरकारें रही वो भी किसान की जो इच्छा थी उसकी पूरी नहीं कर सके, किसान की वास्तविक मांग तो पूरी वो भी नहीं कर सके। अब ये चुनाव आए 2014 का, 2019 का चुनाव जो आया, इसमें मैक्सिमम किसान ने, जो गांव में रहने वाला किसान था, उन्हें मोदी जी को वोट दिया। और मोदी जी को इसलिए वोट दिया कि उन्हें, मोदी जी ने जो पहले कहा कि मैं कुछ करके दिखाऊंगा और मेरी इच्छा है कि किसान की आय दुगनी होनी चाहिए जी। तो किसान ने उस पर अपनी पूरी ये लगाया भी ये मोदी हमारी मांगे हैं, जो जायज़ मांग है और जिसे किसान का आय दुगनी हो सकती है, उन्हें विश्वास करके उनको वोट डाल दिया। अब ये जो 3 कृषि कानून ले आए लोकसभा में, या तो मोदी जी ने, मैं मानता हूँ, एक्सपर्ट आदमियों से राय नहीं ली, या उनको समझाने में फर्क था, या वो फिर पूंजीवाद के दबाव में थे जी। तो उन्होंने ये कानून ला दिए। इस कानून के आने के बाद और जब लोगों ने पढ़ा, मोदी जी को ये पता नहीं कि किसान का जो बेटा है या किसान से जुड़ा हुआ आदमी है और किसान को समझने वाला, उसका बेटा अच्छा एक इंजीनियर भी है जी, अच्छा कृषि वैज्ञानिक भी है, उसमें सब आते हैं। तो उन्होंने जब पढ़ा कि कृषि जो कानून तीनों ये वास्तव में किसान के हक में नहीं है। स्वामीनाथन रिपोर्ट की बात करते हैं, इसमें एमएसपी का कोई जिक्र नहीं कहीं पे भी जी। कहने का मतलब ये है प्रधान जी आपका कि अगर सरकार नहीं झुक रही तो किसान भी नहीं झुकेंगे, मतलब चलता रहेगा ये लंबे? नहीं, किसान तो झुकने के लिए तैयार है। किसान क्या कह रहा है? किसान तो ये कह रहा है कि हमें समझाने का प्रयास तो करो। मैं कहता हूँ, मैं बात करता हूँ, जिनकी 11 दौर की मीटिंग हुई, इसको है ना सीधा अगर आप टीवी पे या जिस तरह और दिखाते हैं ऐसे दिखा के दिखाओ, लाइव, ताकि पता तो लगे कि सरकार क्या कर रही है, किसान क्या कर रहे हैं, आम जन को पता लगे। अब सरकार गुमराह कर रही है कि किसान मान नहीं रहे। मैं कहता हूँ किसान तो मानने के लिए तैयार है। उनका ये कहना कि किसान तो वैसे भी मरने थे घर पे, मतलब ये नेताओं को हो क्या क्या गया है हरियाणा के नेता इतने परेशान क्यों हैं कि कुछ भी बोल रहे हैं? देखो, किसान का बेटा जेपी दलाल, इसमें कोई दोहराए की बात नहीं है, और उसने कृषि मंत्री बनाया था, लोगों में स्कीम भी दिखाई थी कि मैं ऐसे करूंगा, और एक्चुअल में वो स्कीम अच्छी थी जी। लेकिन वो ना तो स्कीम लागू हुई, और दूसरी तरफ कितने सियाने राजनीतिक व्यक्ति हैं इस भारतीय जनता पार्टी में जो चुप है। देखिए, मैं एक ही बात मानता हूँ, आज किसान के बारे में जो अपनी राय गलत रखता है, चाहे वो सत्ता पक्ष का आदमी हो और चाहे विपक्ष का आदमी हो, उसका पर्दाफाश होगा, मतलब उसको आने वाले समय में भुगतान करना पड़ेगा। और मैं एक बात और कहता हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ इस बात को, जब भी किसान एजिटेशन हुई, हम राज में थे, मैं बेबाक आदमी हूँ, झूठ नहीं बोलता। हमारे जब मेरे पिताजी सांसद थे, तो भजन लाल के नाम है, प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो उस टाइम भी एजिटेशन हुआ था किसानों का। उसमें हालांकि उस टाइम प्रशासन की गलती थी सारी, क्योंकि मेरे फादर ने खुद जाके डीसी को एसपी कहा कि ये किसान, कौन सा जो बारडा में हुआ था? नहीं, कादमा में था। तो उस टाइम जाके मैं साथ था उनके, चौधरी अमर सिंह आज स्वर्ग में है, वो मंत्री होते थे पीडब्ल्यूडी के। हम जाके कहा, नेपाल सिंह तो डीसी होते थे और लाइग्राम डबास एसपी होते थे, उनकी आपसी में बिगड़ी हुई थी। अच्छा। एक डीसी और एसपी की बिगड़ जाए, उसका नतीजा ये हुआ कि कादमा के अंदर फायरिंग होगी, जिसमें ना तो भजन लाल चाहते थे कि फायरिंग हो, वो भी किसानों की बात हो चुकी थी उसमें 4 किसान मारे गए थे। जो उसका दुख हमें आज तक है, वो जो शहीद हुए हैं उसका दुख आज तक है, और मैं मानता हूँ उन किसानों को बचाया जा सकता था, लेकिन वो प्रशासनिक अधिकारियों की गलती की वजह से उसका नुकसान हमें भोगना पड़ा। और उसका 30 आज तक हमारे मन में है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। उन प्रशासनिक अधिकारी में थोड़ी सी भी अगर अकल होती
तो वहाँ फायरिंग नहीं होती। किसान बिजली के बिलों के लिए इकट्ठे हुए थे और वो बाद में मान भी ली गई। भिवानी में तो एक और मंडोली भी कुछ हुआ था वो ना? मणियाली कांड हुआ था, वो चौधरी बंसीलाल के राज में हुआ था। वो क्या था? उसमें भी बिजली के बिलों का मामला था। मतलब आंदोलन होते रहे हैं। हाँ, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के राज में होते। मेरा कहना मतलब ये है, जिसके भी राज में एजिटेशन हुआ, किसान उसका राज गया है। उसका राज गया है। किसानों ने उसके ठोक के ना उनकी ठुकाई करी है। मतलब किसान को नाराज करने का मतलब है कि राज जाना। बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता कि मना लिया जाए किसानों को। किसान तो बहुत अच्छी वो कौम है जी। किसान की कोई जात नहीं, किसान का कोई धर्म नहीं। किसान से सरल आदमी कोई नहीं हो सकता। किसान से जाके ये तो बात करनी है भाई। मैं कहता हूँ किसान की एक बात सुनो। मोदी जी 370 तोड़ दी, राम मंदिर बना रहे हैं, सारी चीज़ कर रहे हैं, हम सारी चीज़ मानते हैं उनकी। अगर वो किसान का भलाई कर दे तो कानून ये तीनों कृषि कानून रद्द कर दें और MSP C2 लागू कर दें, किसान को उसकी लागत का मूल्य दे दें। और किसान, मैं कहता हूँ जैसे राम मंदिर की जरूरत नहीं है, घर घर में मोदी की फोटो लग जाएगी, लोग उसको पूजेंगे। अगर किसान के तीनों कृषि कानून रद्द कर दे और किसान को MSP दे दे, तो किसान ऐसा आइडियल नहीं है कि वो कह देगा कि मैं मोदी के नारे नहीं लगाऊंगा। आज भी मोदी मान किसानों ने ही बनाया। नहीं, आज भी मोदी जी मान जाए और भगवान को सद्बुद्धि दे। किसान तो राम है, किसान ही रहीम है, किसान ही अल्लाह है और किसान ही वाहिगुरु है। तो किसान से बड़ा कोई धर्म नहीं, कोई मंदिर। किसान भगवान है। मेरा कहने का मतलब ये है, तो उस भगवान की अगर पूजा करना चाहते हैं, अच्छी बात है, अयोध्या मंदिर बने, अच्छी बात। राम अच्छा, आपके ही एरिया के एक सांसद हैं चौधरी धर्मवीर सिंह जी, उनकी मुसीबत समझ में नहीं आ रही, क्योंकि आधा दक्षिण हरियाणा के वोट चाहिए जो आंदोलन में हिस्सा नहीं ले रहा। इधर से जो भिवानी में आंदोलन जोर पकड़ रहा है, आज उनका बयान है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उनकी वो व्यक्तिगत बात, लेकिन मैं उनकी एक बात की प्रशंसा करता हूँ। उनकी एक बात की प्रशंसा इसलिए कर रहा हूँ कि उन्होंने कभी भी किसान के प्रति ऐसा शब्द नहीं बोला। लेकिन मेरी उनसे एक सलाह भी है, सलाह तो वो बड़े दे नहीं सकता, एक प्रार्थना है। वो कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष के आदमी अगर रजिस्ट्रेशन में आ गए तो माहौल खराब हो जाएगा। हम कहते हैं सत्ता पक्ष के आदमी इस्तीफा देकर और आए तो माहौल अच्छा होगा, सरकार झुक जाएगी और किसानों की बात मानने मजबूर हो जाएगी। प्रधान जी, सत्ता पक्ष का आदमी, क्या आपको इस बात की उम्मीद है कि आएगा आंदोलन में? आप नारनौंद के विधायक हैं दादा गौतम, वो विधायक बनने के बाद भी कह रहे थे कि मैंने यहाँ से पाप कर दिया विधायक बन के, वो भी चुप बैठा है। देवेंद्र बबली कल तक सबसे ज़्यादा बोल रहा था, वो भी चुप बैठा है। ये जेजेपी वाले ही नहीं दे रहे इस्तीफे, तो आप बीजेपी वालों से कैसे उम्मीद कर सकते हो कि इस्तीफे देंगे? मैं मानता हूँ दादा गौतम को तो गंगा नहाने का इससे बढ़िया टाइम है को नहीं। लेकिन नहाएंगे नहीं दादा को गंगा मैं ये कह रहा हूँ, अगर दादा गौतम आज इस्तीफा दे देने तो ये किसान उसको सर बिठा लेंगे यार। उस किसानों ने उनको जिताया था। तो मैं दादा गौतम जी से तो प्रार्थना है कि जो कहते थे वो करके दिखा दे तो अच्छी बात है। नहीं करेंगे। दोनों चीजें, पाप भी देवेंद्र बबली देख लो, पाप भी धुल जाएंगे यार, किसानों को सपोर्ट मिल जाएगी। रही देवेंद्र बबली की बात, अच्छा नेता है, ऊर्जावान नेता है, तो उसको सोच भगवान अच्छी शुद्ध बुद्धि दे। 2-3 दिन के अंदर किसानों के एजिटेशन में अगर शामिल होते तो उनको सुनने में आ रहा है कि मंत्री बनाने का उनको लॉलीपॉप दे रखा है, इसलिए वो चुप बैठे रहेंगे। देखियो, राजनीतिक व्यक्ति किसी पद के लिए जाना चाहता है, लेकिन किसान की आवाज में नहीं जाना चाहिए। मैं तो यही बात कहूँगा, क्योंकि राजनीति, अगर आप किसान के घर में जन्मे हैं या आपका किसानी से संबंध है, तो फिर सारी बातें राजनीति से परे हो जाती हैं। बिल्कुल, क्यों जी? बिल्कुल। किसान से बड़ा मैं एक बात धर्मेंद्र जी कहना चाहता हूँ, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मैं विपक्ष में हूँ या, क्योंकि अब तो मैं किसी पार्टी में नहीं जाता। मैं अपना युवा कल्याण संगठन जो समाज सेवा बिल्कुल दूर हो चुके हो, समाज सेवा करता हूँ और किसान के लिए एजुटेशन इसलिए जुड़ा कि मेरे मन में ये थी कि वास्तव में जो किसान आज अपनी आखिरी लड़ाई लड़ रहा है और अपने अस्तित्व और बच्चों के भविष्य की लड़ाई लड़ रहा है, इसमें यो गंगा स्नान है, इसमें डुबकी हर इंसान ने लगानी चाहिए। अगर किसान की मांगों पूरी कराने के लिए अपनी पूरा जोर लगा देना चाहिए। तो मैं और मेरे सारे साथी, युवा कल्याण संगठन के तमाम साथी और तमाम वो नौजवान जो हरियाणा प्रदेश में अच्छी सोच रखते हैं। अच्छा प्रधान जी, एक लास्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। अभय सिंह ने इस्तीफा दिया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की क्या मजबूरियाँ हैं? क्या वो नहीं दे सकते इस्तीफा? दबाव क्या नहीं बनेगा सरकार के ऊपर? अगर वो इस्तीफा दें तो किलोई से तो वो हारने भी नहीं है, क्यों नहीं दे पा रहे ये लोग इस्तीफा? देखिए, मैं तो एक बात मानता हूँ, भूपेंद्र हुड्डा को तो मैं बहुत अच्छा नेता और अच्छा इंसान भी मानता हूँ। कोशिश तो कर रहे हैं, बोल भी किसानों के हक में रहे हैं और मैं मानता हूँ इस्तीफा
जैसे अभय सिंह चौटाला ने दिया ना, तो सरकार पर इस्तीफा देने से प्रभाव तो जबरदस्त पड़ता है, दबाव में सरकार आती है, इसमें कोई दुराई नहीं। तो अगर ये सेशन चलेगा तो मेरी व्यक्तिगत राय है, मतलब सुझाव भी मान लो, उसको राय मान लो, कि जैसे सेशन चले इसमें सरकार की ठोक के तो वो करें, और लास्ट वाले दिन सभी कांग्रेसी संयुक्त तौर पर इस्तीफा दे दें, तो इतिहास में भूपेंद्र हुड्डा का नाम दर्ज हो जाएगा। लेकिन वो करवाना नहीं है उनको दर्ज, मेरे हिसाब से करवाएंगे। हाँ, लगता है। दोस्तों ये हैं कमल सिंह प्रधान जी, जो खरकड़ी गांव है इनका, तो सामने वैसे भिवानी रहते हैं, और भिवानी में इनका संगठन है युवा कल्याण संगठन। इन्होंने कृषि जो कानून है इस पर लगातार ये आंदोलनों में सक्रिय हैं, और भिवानी जिले में आंदोलन खड़ा करने वालों में इनकी अहम भूमिका है। प्रधान जी से आप कोई बातचीत करना चाहते हैं, कमेंट करना चाहते हैं, इनसे राजनीति से जुड़ा हुआ कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप ज़रूर कमेंट करें, प्रधान जी उसका जवाब देंगे। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे 8 बजे 8 PM में। हमेशा हम जो नए विषय हैं उनको छूने की कोशिश करते हैं। और प्रधान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, बहुत।